हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है जेई एडवांस 2026 फिजिक्स के पेपर 2 के सॉल्यूशन के लिए। तो पेपर जो है बच्चों का रेस्पॉन्स भी जैसा इस साल मिल रहा है वो यही है कि थोड़ा कैलकुलेटिव है, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो डुएबल पेपर था। आराम से अगर आप क्वेश्चन सेलेक्ट करें तो अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो पेपर 2 के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेटल वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है। हाँ, किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, वायर की लेंथ गिवन है, 2 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस लगा है जिसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, डेंसिटी, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल आर, ये सब गिवन है डेटा। काम की बात पे आते हैं। उन्होंने बोला है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। तो बच्चों सब जानते ही हैं, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। यहाँ से मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख सकता हूँ आई अपॉन एन ई ए। ये पहली बात है ना। दूसरी बात, करंट पता करने के लिए मैं ई एम एफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जो वायर है उसके रेजिस्टेंस को आर वायर बोल रहा हूँ। आर वायर आप रो एल बाई ए फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ रो को 1 अपॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कह सकते हैं। आप वैल्यूज पुट करके देख लीजिएगा, ये 1 ओम आएगा। ई की वैल्यू दे रखी है अपन को 2 वोल्ट, इंटरनल दे रखा है 1, तो करंट आ जाएगा 1 एम्पियर। एन ई ए में इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते ही हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है। एन जो है यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं वी वॉल्यूम का मटेरियल लूँ और डेंसिटी रो से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मटेरियल का मास आ जाएगा, अपॉन मोलर मास से डिवाइड कर दूँ तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, इनटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जिसकी वैल्यू दे रखी है, तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए। ये वी वॉल्यूम में इतने एटम्स हैं, तो यूनिट वॉल्यूम में वी से डिवाइड कर दूँ, इतने एटम्स होंगे, और लिखा हुआ है कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये मेरे पास स्मॉल एन आ गया। आप ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर 0.208 आ जाएगा। तो सिंपल सवाल था ये। तो न्यूक्लियर रिएक्टर, ये अच्छा सवाल है। स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग, कोई रिएक्टर है जो प्रोड्यूस करता है एक एक्स रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई को, और प्रोडक्शन की रेट है अल्फा, मतलब 1 सेकंड में या पर सेकंड आप कह सकते हैं कि अल्फा एक्स न्यूक्लियाइड ये जनरेट करता है। फिर ये एक्स जो है ये डिके होता है, लैम्डा डिके कांस्टेंट है, कुछ वाई बनाता है, और इस प्रोसेस में एक रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज ई नॉट। उस एनर्जी को लेकर आगे लिखा हुआ है लिक्विड है जिसका मास m है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस है, वो हीट लेकर वो लिक्विड अपने टेम्परेचर को राइज करता है। तो ये पूछ रहे हैं कि लिक्विड के टेम्परेचर के राइज होने की जो रेट होगी वो क्या होगी। तो देखो बच्चों, किसी जनरल टाइम t पर अगर मैं मान लूँ कि x के n न्यूक्लियाई हैं, x के फॉर्म होने की रेट अल्फा है और x के डिके होने की रेट लैम्डा n है, तो अगर मैं लिख सकता हूँ मैथमेटिकली x के न्यूक्लियस की संख्या के बढ़ने की रेट अल्फा माइनस लैम्डा n आ जाएगा। इसको बेसिक कैलकुलेशन है, तो ये आप कर भी सकते हैं अपने आप, इंटीग्रेशन करें। t बराबर 0 पर n 0 था, किसी टाइम t पर माना कि n हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करें, इधर कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा ln अल्फा माइनस लैम्डा n अपॉन माइनस लैम्डा, लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेकर n तक, इधर की तरफ हो जाएगा t। लिमिट रखेंगे तो ln अल्फा माइनस लैम्डा n बाय अल्फा इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t। इसको ढंग से अरेंज कर लेंगे तो यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई रेज टू पावर दिस बन जाएगा, और उसके बाद लिख लेते हैं एक बार, ये आ जाएगा अल्फा माइनस लैम्डा n बाय अल्फा इक्वल्स टू ई की पावर माइनस लैम्डा t। यहाँ से मैं n की वैल्यू ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा t डिवाइड बाय लैम्डा। इस लैम्डा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं अपन। लैम्डा n की वैल्यू मेरे पास आ गई अल्फा टाइम्स 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा t। ठीक है, अब उन्होंने पूछा था किस रेट से टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। तो लैम्डा n मुझे पता है डिके होने की रेट है, इसका मतलब पर सेकंड इतने न्यूक्लियस डिके हो रहे हैं, तो dt टाइम में कितने डिके होंगे, इतने न्यूक्लियस अगर डिके हो रहे हैं dt टाइम में, और एक न्यूक्लियस के डिके से इतनी हीट जनरेट होती है, तो dt टाइम में इतनी हीट जनरेट होगी, दिस इज dq। इसको बराबर कर दीजिए आप ms dt के। तो यहाँ से मेरे पास ms से डिवाइड कर दूंगा, तो अल्फा ई नॉट बाय एम एस इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, ये आ जाएगा dt बाई dt। और यही उन्होंने पूछा है कि किस रेट से टेम्परेचर बढ़ रहा होगा।
तो ऐसा ऑप्शन देखें, अल्फा ई नॉट बाय एम एस दिस, ये ऑप्शन आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ए बीम ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट, ये भी सिंपल सवाल है, पासेस थ्रू ए थिन प्रिज्म जिसका प्रिज्म एंगल 6 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का लैम्डा के साथ, वेवलेंथ के साथ इस तरह से बदलता है जहाँ अल्फा बीटा गिवन है। अब काम की बात यह है, लैम्डा मिनिमम इज द वेवलेंथ एट विच द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, लैम्डा मिनिमम बस एक सिंबल है जिसके करस्पॉन्डिंग डेविएशन मिनिमम आता है, इज स्मॉलेस्ट। तो हमको ये बोल रहे हैं कि करेक्ट वैल्यू ऑफ मिनिमम डेविएशन, अल्टीमेटली मुझे डेविएशन की मिनिमम वैल्यू तक पहुंचना है। अब छोटे एंगल वाले प्रिज्म से जो डेविएशन होता है, मैं इस सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ, वो होता है n-1 इंटू प्रिज्म एंगल, जो कि 6 दिया हुआ है, 6 डिग्री। अब ये n का फंक्शन यहाँ पुट कर देते हैं, तो डेविएशन का फंक्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा अल्फा लैम्डा प्लस बीटा बाय लैम्डा स्क्वायर -1 इंटू 6। इसके बाद ये प्योरली मैथ्स का सवाल है, डेविएशन के मिनिमा की कंडीशन चाहिए, तो मैं डेविएशन के फंक्शन को डिफरेंशिएट करूँगा लैम्डा के रेस्पेक्ट में और 0 कर दूंगा। आप इसको डिफरेंशिएट करें तो लैम्डा प्लस बीटा और ये -2 बाय लैम्डा क्यूब बराबर 0। अल्फा बीटा अगर आप पुट कर देंगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू 0.4 आ जाएगी, और लैम्डा की वैल्यू उठाकर बस आपको फाइनली यहाँ पुट करना है, जिससे आपके पास मिनिमम डेविएशन की वैल्यू 4.8 डिग्री आने वाली है। तो करने लायक सवाल था आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्टिकल ऑफ मास m एंड एंगुलर मोमेंटम l इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो एक बार इतना तो लिख सकते हैं कि mv/r एंगुलर मोमेंटम को ये l से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। उस पार्टिकल पे जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो लग रहा है k/r² विद माइनस साइन। माइनस तो बस इस बात को बता रहा है कि ये फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है। फिर ये बोलते हैं कि आपने एंगुलर मोमेंटम को अनचेंज रखते हुए, बिना चेंज किए, उस पार्टिकल को थोड़ा सा रेडियली बाहर की तरफ खींच कर छोड़ दिया, बहुत स्मॉल अमाउंट में, और ऐसा करने से उसकी जो रेडियल डिस्टेंस है वो पीरियडिकली चेंज होती है। तो हमको पूछ रहे हैं कि टाइम पीरियड क्या होगा। तो बच्चों देखो, अगर कोई पार्टिकल r रेडियस के ट्रैक पर है, उसकी स्पीड v है, और अगर मैं रोटेटरी फ्रेम में यहाँ जाके बैठ जाऊँ तो मैं बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाऊंगा, और अट्रैक्टिव फोर्स जो लग रहा है वो k/r² मैग्नीट्यूड का है। तो जो इफेक्टिव फोर्स है, इफेक्टिव फोर्स उसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, k/r² माइनस mv²/r। ये बात ठीक है। अब v को हटाने के लिए मैं यहाँ से v को l/mr लिख देता हूँ हाथों हाथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा k/r² माइनस m/r, और v² मेरे पास बनेगा l² m²r²। तो यहाँ से अपने पास फोर्स, इफेक्टिव फोर्स का फंक्शन आ जाएगा k/r² माइनस m से m कैंसिल आउट कर दें, l² mr³। ये मैंने इफेक्टिव फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ r बना लिया। अब पार्टिकल को मैंने r से सपोज यहाँ लेकर आ गया, x अमाउंट में और डिस्प्लेस कर दिया, मैं इसको x बोल रहा हूँ, जहाँ x बहुत बहुत कम है r से। तो मेरे पास जो नेट फोर्स आ जाएगा डिस्प्लेस करने के बाद वो कितना आएगा, k/r + x का होल स्क्वायर माइनस l² m टाइम्स r + x की होल पावर 3। इसको एक बार थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के। तो अपने पास बच्चों फोर्स आ चुका है k/r + x का होल स्क्वायर माइनस, एक बार देख लेते हैं, l² m टाइम्स r + x का होल क्यूब। इसको अरेंज कर लेते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से। तो यहाँ से r बाहर ले लो आप, तो r² बाहर आ जाएगा, और ये 1 - 2x/r बन जाएगा, माइनस l² यहाँ से भी r ले लेंगे तो r³ बाहर आ जाएगा, और ये 1 - 3x/r बन जाएगा। अब इसको ढंग से अरेंज कर लें, तो ये k/r² माइनस 2kx/r³ माइनस l² mr³ प्लस l² 3 टाइम्स x/mr⁴। अब जब पार्टिकल r0 दूरी पर था और लगातार चक्कर लगा रहा था, तो अगर मैं उस टाइम पर देखूं तो ये सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, ये जो है ये बाहर की तरफ जो रेडियल फोर्स आ रहा था, आपको दिखाऊं मैं पिछली स्लाइड पर जाकर, इफेक्टिव फोर्स देखो आप ये, तो उस टाइम पर इफेक्टिव फोर्स 0 था जहाँ पर उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी।
तो यहाँ पर ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मेरे पास जो नेट फोर्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, x कॉमन ले लें, ये आ जाएगा 3L² अपॉन m r⁴ माइनस 2k/r³। अब नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, इसका मतलब ये वाली टर्म m⍵² के बराबर है, यहाँ लिख लें 3L² अपॉन m टाइम्स r⁴ माइनस 2k/r³ शुड बी इक्वल टू m⍵²। अब बस मुझे एक काम करना है, यहाँ से इस r को हटाना है। r को हटाने के लिए एक इक्वेशन अपन ने बनाई थी, mvr इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम, जिसको l से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और एक सेंटर की तरफ ग्राउंड फ्रेम में लगने वाला नेट फोर्स इक्वल्स टू mv²/r। यहाँ से v की वैल्यू मेरे पास l/mr आ रही है ना, इस r से r उड़ा देते हैं, और k/r इक्वल्स टू m टाइम्स v की वैल्यू वहाँ से यहाँ रख दें, l² अपॉन m²r², m से m कैंसिल आउट, r से r कट जाएगा, तो यहाँ से r आ जाएगा l अपॉन m के। l की वैल्यू बच्चों उठाकर आप यहाँ रख दें, उससे आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, और आपका जो क्वेश्चन में ऑप्शंस थे, आपका ये ए ऑप्शन मैच हो जाएगा। ठीक है, आप मैच करा के देख सकते हैं यहाँ से। बस आपको आर की वैल्यू पुट करनी है, एम कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, या एम वाली टर्म नीचे आ जाएगी, तो उसको अरेंज करने से आंसर आ जाएगा। ठीक है। ऑलराइट, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ पेपर 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास है, आप एक बार पढ़ लीजिए। इसके 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें सेलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट है। तो ये डायग्राम थोड़ा देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट लग सकता है, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना है। यहाँ एक प्रिज्म है, और यहाँ से जो लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरे प्रिज्म में जा रही है। तो पहले तो इस पॉइंट को मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, तो इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान ये रखना है, क्या कि ये बन गया नॉर्मल। ठीक है, अब ये नॉर्मल से ये दोनों एंगल होने हैं बराबर। ठीक है, अच्छा ये E1 है तो ये भी E1 होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, है ना, और ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। ये देखो, परपेंडिकुलर टू मिरर M, कौन कौन से, ईच A2 B2 एंड A1 B1। तो A1 B1 है, ये A2 B2 है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये E1 है, ये E1 है, ये 90 माइनस E1 है, तो ये भी 90 माइनस E1 हो गया। ठीक है, तो ये एंगल देखो, ये 90 है। ओके, तो ये एंगल अगर 90 माइनस E1 है, ये 90 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, E1। इसका मतलब I2 इज इक्वल्स टू E1। पहली चीज़, ये चीज़ का ध्यान रखना, I2 इक्वल्स टू E1, ये प्रूव हो गया बाय दिस मिरर। ठीक है, अच्छा अब आते हैं एक एक ऑप्शन के लिए। इफ़ बोथ द प्रिज्म आर एट मिनिमम डिविएशन कंडीशन, दोनों ही प्रिज्म में अगर मिनिमम डिविएशन कंडीशन है, तो मिनिमम डिविएशन कंडीशन क्या होता है, मिनिमम डेविएशन कंडीशन में क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाते हैं। ठीक है, I1 इक्वल्स टू E1 एंड E1 इक्वल्स टू I2, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू I2 इस केस के लिए। ठीक है, ऑल राइट। अब आते हैं इन दोनों पे स्नेल्स लॉ लगाना है। तो एक और चीज़ होता है, R1 जो निकलेगा यहाँ पे, जो R1 होगा ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो एंगल ऑफ प्रिज्म का आधा होता है। ये मिनिमम डिविएशन की कंडीशन होती है। ठीक है, अब इन दोनों में स्नेल्स लॉ लगा दो, तो लिखोगे 1 इंटू साइन I1 इज इक्वल्स टू, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज N1 इंटू साइन R2, और R2 की वैल्यू R1 यहाँ पे R1 होगा, है ना, और R1 की वैल्यू क्या है, A1/2। ठीक है, तो साइन I1 इज इक्वल्स टू N1 साइन A1/2। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे लगा दो इन दोनों में, है ना, तो क्या लिखोगे, साइन I2 इक्वल्स टू N2 इंटू साइन A2/2। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने से क्या होगा, डिवाइड करने से ये वाला पार्ट जो है वो इक्वल है ना, I1 इक्वल्स टू I2 है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, N2/N1
इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सही है। तो आपको चाहिए n2/n1, ओके, n2/n1, तो ये टर्म इधर और ये टर्म नीचे आ जाएगा। चलो इसको रीअरेंज करते हैं, n2 इसको ले आओ इधर, इसको इधर ले आओ, तो n2/n1 इक्वल्स टू साइन a1/2 अपॉन साइन a2/2। देखो ये मैच कर रहा है यहाँ पे, a1/2 डिवाइड बाई साइन a2/2, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन तो सही है। अब आते हैं सेकंड पे, इफ प्रिज्म 2 इज एट मिनिमम डिविएशन कंडीशन देन दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। और सी ऑप्शन, इफ बोथ द प्रिज्म 1 and 2 आर थिन एंड एट मिनिमम डिविएशन कंडीशन। तो पहले तो मैं सी पे आता हूँ बेटा, सी पे, ठीक है। चलो बी और डी पे आ ही आते हैं पहले। तो देखिए प्रिज्म 1 की बात करें, अगर प्रिज्म 1 अगर मिनिमम डिविएशन कंडीशन में है तो साइन I2, ये रहा साइन I2 इक्वल्स टू n1 साइन a1/2, मतलब यहाँ आ जाओ, साइन I1 की वैल्यू n1 साइन a1/2 है। इसको मैं अगर I1 लिखता हूँ तो यहाँ n1 होना चाहिए और यहाँ a1/2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ I2 है, तो क्या I1 इक्वल्स टू I2 है? हाँ है, I1 इक्वल्स टू I2 है। तो जहाँ जहाँ I1 है वहाँ वहाँ I2 आप लिख सकते हो, इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही है। तो क्या ये ऑलवेज होगा, ऑलवेज होल्ड करेगा? हाँ ऑलवेज होल्ड करेगा, कि यहाँ पे ये दोनों एंगल्स, ठीक है ना, मिनिमम डिविएशन कंडीशन की बात हो रही है, तो ये दोनों एंगल्स मिनिमम डिविएशन कंडीशन में इक्वल होगा, और जो ये एंगल होगा वही I2 होगा। इसका मतलब I1 की जगह I2 रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसके जगह I2 लिख सकते हैं। तो साइन I2 इक्वल्स टू n1 साइन a1/2, साइन I2 इक्वल्स टू n1 साइन a1/2, बिल्कुल सही, ये सही है। लेकिन अगर बी ऑप्शन में आए, फॉर प्रिज्म 2 एट मिनिमम डिविएशन कंडीशन, मतलब ये वाली इक्वेशन अगर आप लिखते हो यहाँ पे, क्या इस जगह में इसने बोला है कि I2 को रिप्लेस कर दो I1 से, I1 से रिप्लेस करने के बाद n2 साइन a2/2 है, I2 को रिप्लेस कर दो I1 से ऑलवेज। क्या ये बात सही है? यहाँ ऑलवेज लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि I1 और E1 तभी इक्वल होंगे जब प्रिज्म 1 में मिनिमम कंडीशन की कंडीशन रहेगी, मिनिमम डिविएशन की कंडीशन। यहाँ पे मिनिमम डिविएशन की कंडीशन होने का ये मतलब नहीं है कि प्रिज्म 1 में भी मिनिमम डिविएशन कंडीशन ऑलवेज होगी। लेकिन अगर प्रिज्म 1 में मिनिमम डिविएशन की कंडीशन है तो ये ऑलवेज होगा कि दिस I2 इज इक्वल्स टू E1, बट दिस I2 विल बी इक्वल्स टू I1, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। I2 इक्वल्स टू I1 तभी होगा जब प्रिज्म 1 में भी मिनिमम डिविएशन हो और प्रिज्म 2 में भी मिनिमम डिविएशन हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब आते हैं सी पर, इफ बोथ द प्रिज्म आर थिन, तो थिन के लिए क्या होता है, सी वाले पे आते हैं। फॉर थिन प्रिज्म डिविएशन इक्वल्स टू μ-1 इंटू ए, ठीक है। तो डिविएशन क्या आएगा, μ-1 इंटू ए। तो इसने बोला कि डिविएशन 1 और डिविएशन 2, तो डिविएशन 1 ले लो, तो डिविएशन m1 इक्वल्स टू n1-1 इंटू a1, ठीक है। डिविएशन m2 इक्वल्स टू n2-1 इंटू a2, ठीक है। तो अब इसको जोड़ दो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐड वाली बात चल रही है। ओके, अभी नहीं जोड़ना है इसको पहले a1 और a2 को अलग कर लो। तो यहाँ से a1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा m1 अपॉन n1-1, और यहाँ से a2 का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा m2 अपॉन n2-1। अब इसको ले आते हैं अगले शीट में, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, a1 क्या है, m1/n1-1, m2/n2-1। तो a1 इक्वल्स टू डेल्टा m1-1, ठीक है, नहीं डेल्टा m1
अपॉन n1 माइनस 1 एंड a2 इक्वल्स टू डेल्टा m2 अपॉन n2 माइनस 1। ठीक है, ये देखो m1 m1 माइनस 1 n2 माइनस 1, इनको जोड़ते हैं अगर तो a1 प्लस a2 इक्वल्स टू डेल्टा m1 n1 माइनस 1 प्लस डेल्टा m2 n2 माइनस 1, ये आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ थीटा बना रखा है इसने, थीटा के टर्म में मुझे आंसर देना है। तो बेटा यहाँ ध्यान से अगर आप देखें तो इसको ले आइए नीचे, ये 90 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको भी ले आइए नीचे, ये 90 क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये एंगल क्या होगा, ये a1/2 है, बीच से कट रहा है ना, तो ये एंगल कितना हुआ, 180 माइनस a1/2, ये भी होगा 180 माइनस a2/2। तो 1 2 3 4 5 पेंटागन हो गया। तो पेंटागन का एंगल क्या क्या है यहाँ देखते हैं। ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 है, ये 180 माइनस a1/2 है, ये 180 माइनस a2/2 है। इन तीनों का पांचों का सम जो होता है वो 540 होता है ना, कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। तो ये दोनों तो 180 हो गया और ये दोनों 180 180 360 हो गए। ठीक है, तो इन तीनों का सम मिला के तो 540 हो गया। इसका मतलब इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस a1/2 माइनस a2/2 प्लस थीटा इक्वल्स टू 0। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू a1 प्लस a2/2, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2। ठीक है, इसको उठाइए और यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ रखते ही क्या आ जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल्स टू दिस डेल्टा m1 बाय n1 माइनस 1 प्लस डेल्टा m2 बाय m2 माइनस 1। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा m1 बाई 2 n1 माइनस 1 प्लस डेल्टा m2 बाई 2 n2 माइनस 1। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी सही है। ऑलराइट, उम्मीद है आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए इस बात को। ऑलराइट, ऑलराइट, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। ये थोड़ा लेंदी हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन आप पढ़ लो। ऑप्शंस क्या क्या निकालना है, वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है और रेडियस ऑफ ट्राजेक्ट्री निकालना है। ठीक है, और फिर वापस पार्टिकल कब आएगा वो बताना है आपको। ठीक है, तो पहले तो मैं इन तीनों पे फोकस करता हूँ, है ना, इन तीनों पे फोकस करता हूँ। ये रेडियस ऑफ ट्राजेक्ट्री बाद में देखेंगे, पहले इन तीनों पे फोकस करो। वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्स-जेड प्लेन इतने समय पर और इतने समय पर कितना होगा। ठीक है, उसके बाद ये वापस कब आएगा वो टाइम बताना है। तो चलो इस क्वेश्चन को देख लो। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है आई में और एक्स-जेड प्लेन में t को 0 पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आई कैप में है और ग्रेविटी भी है बेटा यहाँ पे नेगेटिव में। तो इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ। इसका डायग्राम, ये जो प्लेन है इसको मैं बनाता हूँ। देखो ये प्लेन है, ये एक्स-जेड प्लेन है। ठीक है, ये एक्स-जेड प्लेन है। ऑलराइट, और एक्स-जेड प्लेन में ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, अभी एक्स-जेड प्लेन में ये हो गया x, ये हो गया z और y को ऊपर ले लेते हैं। ये y हो गया, ये x है, ये z है और ऊपर y है। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल तो इस तरह से है। इसका एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर है, एक वेलोसिटी कंपोनेंट इधर है और ग्रेविटी बेटा नीचे की ओर है g। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है E। तो ध्यान से देखो, तो ये पार्टिकल जो है ये ऐसे बढ़ता जाएगा और फिर ये नीचे आएगा। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, ये लौटा क्यों, लौटने पर
वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ऊपर जाने पर टाइम कितना लग रहा है, आइए पता करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ही है केवल, इसको थोड़ा सा ठीक करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ग्रेविटी इधर है, तो बेटा वाई में और कोई भी नहीं है mg के अलावा। तो ये वाली वेलोसिटी जो है ना यू वाई, ध्यान रखना, ये बन गया यू वाई, ये बन गया यू एक्स, इधर है ग्रेविटी और इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सलेशन आ गया क्यू ई बाई एम, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो ऑब्वियसली ये ऐसा कुछ बनेगा, है ना। तो मैक्सिमम हाइट पर जाने का टाइम क्या हो गया फॉर वाई डायरेक्शन, टाइम ऑफ असेंट का फॉर्मूला सीधा लगा दो u बाई जी, तो ये वाला u कितना है, u y कितना है देखो 2 है और g है 10, तो 2/10 0.2 सेकेंड, मतलब 0.2 सेकेंड पे वो मैक्सिमम हाइट पे रहेगा। ये मिल गया हमें, ये एच मैक्स आ गया, पहली चीज़ आ गई, ठीक है। तो जरूर देखो इधर 0.2 सेकेंड तक तो मैक्सिमम हाइट पे रहेगा और 0.2 सेकेंड तक वो है, और उसके बाद फिर स्विच ऑफ कर दिया गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड चालू हो गया। 0.2 सेकेंड तक वो है, फिर ऑफ कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स जे चालू कर दिया गया, है ना। तो यानी मैक्सिमम हाइट पे ये कहानी हो रही है। तो कह रहा है वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल 0.3 सेकेंड में, मैग्नेटिक फील्ड आपने जे में रखा, तो यहाँ पे आफ्टर t equals to 0.2 second, E is 0, but B is towards j cap, B is 6 j cap, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब B तो आ चुका है, तो उससे मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, Q V क्रॉस B। अच्छा V क्या होगा यहाँ पे, Vy विल बी 0, Vy क्यों 0 हुआ, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, एट t इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड पे, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे आ गया ना, तो मैक्सिमम हाइट पे तो y वाली वेलोसिटी 0 होगी। तो सिर्फ क्या रहेगा, q इंटू v जो रहेगा वो सिर्फ x पे रहेगा, ठीक है ना। तो x वाला एक्सेलरेशन तो q ई बाई एम है ना, तो उससे वेलोसिटी कितना आ गया, तो vx लिखो, ये y का हो गया। अब x की बात करते हैं, अलोंग x, तो vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू t, तो ux कितना है 1 और ax कितना है q बाई एम अगर निकालोगे तो देखो ये माइक्रोकुलम है और ये मिलीग्राम है ना, तो q इज 10 टू द पावर -6 कुलम और m इज 10 टू द पावर -3 ग्राम, तो -6 kg, तो q बाई एम कितना हुआ 1 कूलम पर kg, कट गया देखो, ठीक है। तो q ई बाई एम इज 1 इंटू ई, का मैग्नीट्यूड कितना है, देखो 1 I वोल्ट, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो q ई बाई एम 1 है और E भी 1 है, तो ये 1 हो गया इंटू 0.2, तो आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड x पर, तो ये हो गया 0.2 I कैप क्रॉस 6 j कैप, तो ये आ गया 1.2 k कैप इंटू क्यू, ठीक है। 10 टू पावर -6 है, वो बाद में डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन यहाँ से निकल लेगा, ठीक है ना। तो फोर्स आ गया, तो एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो एक्सेलरेशन कितना आया 1.2 इंटू क्यू बाई एम के कैप, तो बेसिकली 1.2 के कैप इज एक्सेलरेशन, ठीक है, वेरी गुड। ये कब है, ये है आफ्टर 0.2, यानी 0.3 सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है उसमें एक्सेलरेशन के कैप में है, तो नीचे लाने का काम तो y में हो रहा है ना, तो 0.3 सेकेंड तक आपको जो स्टडी करना है वो सिर्फ रह गया फॉर नेक्स्ट डेल्टा टी 0.1 सेकेंड। अब इसको थोड़ा फील करो, यहाँ तक तो 0.2 सेकेंड में है, तो 0.1 सेकेंड और आ गया, देखो इतना,
थोड़ा मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ये ऐसा है कुछ, तो यहाँ तक तो मैक्सिमम हाइट पहुँचने में इसको 0.2 सेकेंड लगा। अब अगले में थोड़ा सा यहाँ तक आ गया होगा, है ना, तो ये वाला हाइट इज डेल्टा वाई, ठीक है ना। ये वाला हाइट जो है वो नीचे की ओर डेल्टा एच ले लेता हूँ चलो, और टाइम गैप कितना है 0.1 सेकेंड। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन में हाफ जी टी स्क्वायर, सिंपल। तो हाफ इंटू 10 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो ये तो कट के हो गया 1 और बाई 2, तो 0.1 बाई 2 इज 0.05 मीटर, 5 सेंटीमीटर। लेकिन ये 5 सेंटीमीटर तो इतना है ना, एक्स जेड प्लेन से कितना ऊपर है, तो एच मैक्स माइनस डेल्टा एच, ओके। तो डेल्टा वाई इज एच मैक्स माइनस डेल्टा एच। एच मैक्स कितना आया था देखो, एच मैक्स मैक्सिमम हाइट मैंने निकाला था, मैक्सिमम हाइट नहीं निकाला है, ठीक है चलो, तो मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं चलो। तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा यू स्क्वायर वाई बाई 2 ए वाई। तो यू स्क्वायर वाई कितना है 2 इंटू 2 बाई 2 इंटू 10, तो ये भी हो गया 0.2 मीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर में से माइनस कर देना है डेल्टा एच 5 सेंटीमीटर को, तो आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये आंसर तो आ गया एक्सजेड प्लेन से, है ना, ये एक्सजेड प्लेन है, इससे कितना हाइट ऊपर आ गया 15 सेंटीमीटर। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सजेड प्लेन इज 0.3 सेकेंड इज 15 सेंटीमीटर, ये सही है। अब कह रहे हैं कि 0.4 पे, तो बेटा असेंट वाला जो हाइट है, एक मिनट, 0.4 सेकेंड पे, है ना। तो इधर देखो, ऊपर चढ़ने वाला जो हाइट है ना, टाइम है, सॉरी, टाइम ऑफ असेंट कितना है 0.2 सेकेंड, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी 0.2 सेकेंड होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 0.4 सेकेंड हो गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही 0.4 सेकेंड हो गया। तो इसका मतलब 0.4 सेकेंड में वो वापस आ जाएगा यहाँ पे, ज़मीन पे आगे टकरा जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन पे पार्ट कह रहा है 0.4 पे 10 होगा, ये तो 0 हो गया, तो गलत हो गया। और 0.35 सेकेंड नहीं लगेगा उसको, 0.4 लगेगा, तो गलत तो ये भी हो गया। ऑलराइट। तो अब अगर ये भी गलत है, अब आता हूं मैं लास्ट ऑप्शन पे, रेडियस ऑफ ट्राइजेक्ट्री। अब ये थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है इस पर, रेडियस ऑफ ट्राइजेक्ट्री क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा? और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है तो फिर तो इसके बाद हेलिकल पाथ होने लग जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, हेलिकल पाथ होने लगेगा। और हेलिकल पाथ अगर हुआ ऐसे, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअली रेडियस ऑफ पिच नहीं होता है। लेकिन अगर हम रेडियस ऑफ पिच लेंगे तब तो ये ऑप्शन आ रहा है 20 सेंटीमीटर। अब इस पे थोड़ा सा डिबेट हो सकता है कि इसको लेना है कि नहीं। तो रेडियस ऑफ पिच अगर लें, क्योंकि वो रेडियस ऑफ ट्राइजेक्ट्री उसका हेलिकल है, रेडियस ऑफ हेलिकल, है ना, तो मैं पिच की बात करूं या नहीं, पिच कितना है, सॉरी पिच का मतलब हो गया एक्चुअली ये जो हेलिकल है ना उसका प्रोजेक्टेड एरिया की बात हो रही है। ये वाला अगर हम प्रोजेक्ट करें यहाँ पर तो ये एक्चुअली सर्कल बन जाएगा, है ना। तो ये आएगा एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी, ये आएगा, ठीक है। तो एम वी परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, जे में, उसके परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी लेना है आपको। तो जे के परपेंडिकुलर, ठीक है, तो जे के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी लेना है, कब, यहाँ से लेना है, क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड चालू हो गया है। और इस समय बेटा वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है ही नहीं, तो आपको एक्स वाला लेना है। तो एक्स वाला फाइनल वेलोसिटी 0.2 है मीटर पर सेकेंड, तो इसको लेना है आपको। तो वी एक्स कितना आया 0.2, अच्छा 0.2 मैंने मिस्टेक से लिख दिया है, ये 1 इंटू 0.2 इज 1 प्लस 0.2, राइट। तो दिस मस्ट बी 1.2,
तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, 1.2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज़ वी एक्स। ठीक, इसको यूज़ करना है यहाँ पे, है ना, v परपेंडिकुलर, क्योंकि इस जगह पे कोई वेलोसिटी है ही नहीं, वी वाई विल बी जीरो, तो एट टी को 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड पे वी एक्स है, और उसके बाद ही वो हेलिकल ले लेगा, क्योंकि उसके बाद एक्सेलरेशन जो है वो के डायरेक्शन में है बेटा, तो ये वाला पार्ट तो चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर ये वी एक्स है, तो यहाँ v परपेंडिकुलर लिखेंगे 1.2 और b को लिखेंगे 6, और इसको सॉल्व करने पे आएगा 0.2 मीटर, जो कि होगा 20 सेंटीमीटर। अब ये ऑप्शन पता नहीं जेई एडवांस में क्या आंसर की देने वाले हैं, अभी हम पहले ही सॉल्व कर रहे हैं इनके ऑफिशियल आंसर के आने पे, तो ये थोड़ा एम्बिग्यूटी लग रहा है मुझे। रेडियस ऑफ ट्राजेक्ट्री लिखा हुआ है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता तो फिर ये आंसर गलत है, ये ऑप्शन हम चूज़ नहीं करेंगे। लेकिन रेडियस ऑफ ट्राजेक्ट्री क्या, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ की बात कर रहे हैं, सी वाला रेडियस ऑफ हेलिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिर ये आंसर सही है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन का सलूशन समझ आया होगा आपको। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हो रही हैं, एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं। तो ये मैक्सिमम हाइट पे कैसे समझ में आया कि जाएगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में रिटार्ड कर रहा है, और अल्टीमेटली जो भी फोर्स इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का लगा था वो हॉरिजॉन्टल पे था, तो आप प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट लगा सकते थे। तो मैक्सिमम हाइट पता चल गया, क्योंकि टाइम ऑफ असेंट है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होगा, तो 0.4 सेकेंड में वो वापस आके गिरेगा एग्जैक्ट प्लेन में। ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकाल लीजिए, मैक्सिमम हाइट के बाद अगला कुछ 0.1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आपको एग्जैक्ट प्लेन से हाइट निकालना है तो उसको माइनस कर देना। ऑलराइट, तो ये है इसका सॉल्यूशन। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप पढ़ लो, इसमें पोटेंशियल इक्वल करने के लिए लोकस क्या क्या होगा ये बताना है। इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें Q2 में m है, तो उसका कोऑर्डिनेट में भी m है। ठीक है ना, तो चलो इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ये बना रखा है मैंने, और यहाँ पे चार्ज को रखा मैंने जो पॉइंट 1 वाला है ना, Q1 है और AB है। ठीक है, तो ये बन गया AB, ये बन गया AB, ऑलराइट, और ये Q1 बन गया, Q1 इज स्मॉल q, और जो Q2 है, ठीक है ना, जो Q2 है वो m टाइम्स q है, और इसका कोऑर्डिनेट भी ma और mb है। ठीक है, अब इससे किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे मैंने ले लिया है ना, कहीं भी x, y पे ले लिया। अब इसका इसने ना लोकस बोल रखा है, लोकस, तो लोकस क्या होगा, लोकस x, y। ठीक है, अब बताओ इसको कैसे निकालें। तो ये पोजीशन r1 ले लेते हैं, ये पोजीशन r2 ले लेते हैं। तो पोटेंशियल 1 इक्वल्स टू पोटेंशियल 2 क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने बराबर कर दिया। इससे पोटेंशियल कितना होगा, k q1 बाई r1, और उससे पोटेंशियल कितना होगा, k q2 बाई r2। ठीक है, k से k तो कट गया, अब q से रखेंगे स्मॉल q, और r1 मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस x माइनस b का होल स्क्वायर का रूट अंडर इक्वल्स टू m टाइम्स q रूट अंडर x माइनस ma का होल स्क्वायर प्लस y माइनस mb का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरह से। अब इसमें q कैंसिल कर लो, q कैंसिल हो गया, और स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x माइनस ma का होल स्क्वायर प्लस y माइनस mb का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x माइनस b का होल स्क्वायर। ये बन गया इक्वेशन बेटा। ठीक है, अब इसने क्या बोल रखा है, पहला ऑप्शन m को -1 ले लो, तो लोकस ये आएगा। m को -1 लिया तो ये तो स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, -1 लिया तो +1 हो जाएगा, -1 लिया तो +1 ले लिया, तो एक m इक्वल्स टू -1 ले लो, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो इसको लेने के बाद जब आप सॉल्व करते हैं ना, तो ये मैच कर जाएगा, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0 आ जाता है,
ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। अब ये आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, टाइम कम है इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा। अब आता है बी ऑप्शन, ये करना है, अब क्या ऑप्शन रख के देखना है। तो बी क्या है, एम इक्वल्स टू 2, एम इक्वल्स टू -3, ठीक है ना। तो लोकस बताना है। अब इसमें क्या है ना, सर्कल वाली बात आ रही है, तो एम इक्वल्स टू 2 लेकर अगर हम सॉल्व करें, एम इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन बन के आती है एम इक्वल्स टू 2 पे, वो ऐसे आता है, मैं सॉल्व कर रखा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3 ए एक्स प्लस बी वाई, ये आता है। +2 रख के देखना, ये आएगा। अब सर ऑप्शन कैसे मिला है, ये तो कह रहा है कि सर्कल ऑफ रेडियस दिस सेंटर्ड एट दिस, तो अब कैसे करें इसको, तो इसको तुम रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो। वो कैसे, अगर इसने ये कहा बी वाले के लिए, है ना, कि रेडियस इतनी है और सेंटर यहाँ है, तो बेटा सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ पे रख दो, ये रख दो 2/3 a का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2/3 b का होल स्क्वायर, और रेडियस ये है, तो 4/9 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब एक्सपेंड करोगे आप ना, इसको एक्सपेंड करोगे तो वो इससे मैच करता हुआ आ जाएगा, ठीक है, इससे मैच करता हुआ आ जाएगा। तो उल्टा आप काम करना, वैल्यू रख करके चेक कर लेना। उसी तरह -2 वाला पॉइंट भी अगर आप रखोगे तो इससे चेक कर लेना, ठीक है। तो फाइनली इसके आंसर्स क्या क्या होंगे, तो आंसर्स ए बी एंड सी हो जाता है, ठीक है, ए बी एंड सी आ जाएगा। ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशंस लेंदी है ना, तो इसको एक्सपेंड करोगे आप, वैल्यू पुट करके देख लेना। ऑलराइट, ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस तरह से है, आप देख सकते हैं, ये एक डाइपोल है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक डाइपोल +q -q है, मास है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d है। इनिशियली रेस्ट पे था और डाइपोल मोमेंट जो है वो I के अलॉन्ग है और इलेक्ट्रिक फील्ड J के अलॉन्ग है। तो चलो इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो इस बार उल्टा बना रखा है इन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, ठीक है, और जो डाइपोल है ना, वो डाइपोल इस तरह से है, और डाइपोल इनिशियली 90 डिग्री पर है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, +q -q, और इसका मास भी सेम है, m m, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास बिल्कुल यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो E है और इधर पॉजिटिव नेगेटिव है, तो बेटा फोर्स इधर होगा F, तो उतना ही फोर्स इधर होगा F, तो F नेट कितना हो गया 0, तो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया 0, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी हो गया 0, क्योंकि U इनिशियल भी 0 था। तो ये ऑप्शन तो हो गया, सेंटर ऑफ मास ऑफ द डाइपोल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स जे कैप इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गलत हो गया, ये हो गया गलत, ठीक है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज दिस, देन एंगल इतना हुआ है। चलो फिर एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसको डिफ्लेक्ट करा देते हैं, है ना। तो अगर डिफ्लेक्ट ये होता है यहाँ से, तो ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि टॉर्क तो लगी रही है ना, टॉर्क तो लगी रही है। तो अगर ये घूमता है बेटा, तो घूमने वाली बात को अगर हम देखें ध्यान से, तो ये एंगल का ध्यान रखना आपको, ये वाला एंगल हमें चाहिए होता है ना, ये थीटा होता है, ये डाइपोल मोमेंट है, ये थीटा होता है, लेकिन थीटा फाइनल हम लोग ये लेने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, थीटा फाइनल जो है ना वो 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री है, डिग्री, और रेडियन में बात करें तो π/2 माइनस थीटा, ठीक। तो चलो हम लोग एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं, तो U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल्स टू U फाइनल
प्लस के फाइनल। तो यू इनिशियल इज माइनस पी ई कॉस थीटा, थीटा इनिशियली 90 डिग्री है और काइनेटिक एनर्जी 0, माइनस पी ई कॉस थीटा। अब ये जो थीटा होता है हमारा वो यहाँ से काउंट होता है, ठीक है ना, पर वो थीटा फाइनल मांग रहे हैं, प्लस हाफ आई। अब बेटा आई कितना होगा, सेंटर मास के बाद आई होगा, वो होगा म्यू डी स्क्वायर। म्यू कितना होगा, m1 m2 बाई m1 प्लस m2, इसको म्यू बोलते हैं, इंटू डी स्क्वायर। तो आ जाता है m/2 डी स्क्वायर। तो यहाँ रख दो हाफ आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। तो इधर ले आइए इसको, ये 0 हो चुका है, तो P कितना हो गया, Q इंटू डी, P इंटू ई इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ इंटू m/2 इंटू डी स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। अब देखो मैच उससे अगर कराना है आपको ये वाला, तो यहाँ पे 2 चाहिए। अब 2 आने के लिए ये वाला 2 कैंसिल हो जाना चाहिए, इसका मतलब ये एंगल होना चाहिए 60 डिग्री, तो थीटा होना चाहिए π/3, ठीक है। लेकिन उसने थीटा फाइनल बोला है, तो थीटा फाइनल इज π/2 माइनस π/3, मतलब वो कितना एंगल रोटेट किया। तो रोटेशन तो हुआ है थीटा फाइनल, पर हमारा फॉर्मूले में आता है फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल आता है डायपोल मोमेंट का। तो यही इसका कैच था, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये बन गया π/6, तो π/6 एंगल बनेगा, उस समय ओमेगा ये आएगा, सही बात है। तो ये करेक्ट है। अब इसने कहा कि वहाँ पर फिर क्या हुआ, t goes 0 पे इट इज टर्न बाय t फाइनल व्हेन डायपोल मोमेंट मेक्स एन एंगल थीटा फाइनल विथ i, थीटा फाइनल इज विथ i, इसीलिए नेग्लेक्टिंग एनी सोर्स ऑफ एनर्जी लॉस, करेक्ट ऑप्शन इज। अब उसने क्या किया, टर्न ऑफ कर दिया। किसको टर्न ऑफ किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड टर्न ऑफ हो गया। तो जो ओमेगा आया ना वही ओमेगा रहेगा, वो घूमता ही रहेगा। तो ओमेगा फाइनल तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है ना। एंड अराउंड सेंटर मास ही घूमेगा फॉर ऑल द टाइम, तो चाहे कोई भी एंगल हो वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये भी सही हो गया। अब इसने कहा कि जब थीटा फाइनल π/3 है ना, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डायपोल मोमेंट इतना होगा। तो जब थीटा फाइनल π/3 है तो थीटा π/6 होगा, थीटा π/6 होगा, ध्यान रखना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डायपोल इज गिवन बाय, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ये रहा है ना। तो ये चीज़ को लिखो, ये होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं एंगल लेता हूँ π/3, थीटा फाइनल कितना लिया π/3, तो थीटा से लेना पड़ेगा π/6। तो π/6 से कितना होगा देखो, अगर ये π/6 होता है, इक्वेशन तो आ ही चुका है। तो फॉर π/6 मतलब √3 फॉर थीटा इक्वल्स टू π/3 रखने से π/6 होगा ना। एक मिनट फिर से देखता हूँ मैं, थीटा फाइनल π/3 है तो वो π/6 हो जाएगा, π/6 होगा एज थीटा फाइनल इज π/3। तो यहाँ पे रख दो, तो क्या आ जाएगा QE, है ना, QED इंटू √3/2, ऑल राइट। और ये 4 को इधर भेज दो, 4/md स्क्वायर। इनफैक्ट काइनेटिक एनर्जी ही तो निकालना है ना, तो पूरा ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पूरा ही काइनेटिक एनर्जी ही है। तो इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हो गया जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो इधर देखो, यहाँ पे 2√3 लिखा हुआ है, तो ये हो गया गलत, ये आंसर सही नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का सिर्फ बी और डी आएगा, ये गलत हो गया, ऑलराइट। ये मेरा आ रहा है लेकिन उसमें गड़बड़ आ रहा है, तो इस तरह से इसको करना है बेटा। यस, हियर इज़ द क्वेश्चन नंबर 9। आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर पीवी ग्राफ वगैरह दे रखा है, इससे कहीं ना कहीं पर हिंट मिलता है ये बच्चों की ये हमारे केटीजी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। लेट्स डिस्कस ऑन दिस। 10 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, सो वी हैव n इज इक्वल्स टू 10 एंड मोनोएटॉमिक गैस है तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को अभी फिलहाल के लिए 3 ले लेते हैं। गामा की वैल्यू को हमको पता है कि f+2/f के हिसाब से 5/3 हो जाती है, राइट।
इनिशियली इन स्टेट ए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम पी नॉट मान लेते हैं, एंड टेम्परेचर टी ए दे रखा है, लेट सपोज टी नॉट मान लेते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 300 केल्विन, एंक्लोज्ड इन अ मेटल सिलेंडर। तो ये जो आपका सिलेंडर है ये यहाँ पर एक कंडक्टिंग सिलेंडर है और इसमें एक पिस्टन भी यहाँ पर दे रखा है, fitted with a piston that is frictionless. Okay, the gas is suddenly compressed to state B with volume V0/3। जब भी ये सडन कंप्रेशन वाली बात आती है तो हम ये बोलते हैं कि ये असल में एक एडियाबैटिक प्रोसेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, और यही मेरे को यहाँ पर भी लगता है कि ए से लेकर बी जो प्रोसेस है वो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। ठीक है, ये चीज़ हमको यहाँ से हिंट मिली है, और वो जो वॉल्यूम है वो V0 से अब हो गया है V0/3। ओके, नाउ कीपिंग द पिस्टन स्टेशनरी, अगर हम इसको पिस्टन को स्टेशनरी रखते हैं, मूव नहीं करते हैं, तो यानी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, यानी कि इट विल बी एन आइसोकोरिक प्रोसेस। द सिलेंडर इज सबमर्ज्ड इन वाटर बाथ ऑफ द टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टेम्परेचर उसका डाउन किया गया है, 27 डिग्री सेल्सियस इनिशियली था, अगर हम उसमें एडियाबैटिक कंप्रेशन करते हैं V0/3 तो और टेम्परेचर जाकर बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल, ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा ही बता रहा है कि ये ए पॉइंट है और यहाँ पर आपका एडियाबैटिक ग्राफ सा बिल्कुल इसी तरीके से ही जाता है, जो कि टेम्परेचर बढ़ाने वाली बात हो जाती है, राइट। फिर उसके बाद अगर ये हमारा वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रखते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर डाउन होता है तो प्रेशर भी डाउन हो जाएगा, राइट। अगर हम देखते हैं टू रीच द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बाथ, ओके फाइन, विच इज डिनोटेड एट पॉइंट सी, बिल्कुल सी पॉइंट यहाँ पे डिनोट कर रखा है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो भी चीज़ें चल रही हैं ये इसका ग्राफ नहीं दिया है, बल्कि ये एक ए ऑप्शन है जिसको हमको चेक करना है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मैच कर जाता है थिंकिंग से, राइट। फाइनली while still in the water bath the piston is brought slowly, ये जो स्लो प्रोसेस है और क्योंकि ये कंडक्टिंग है तो इस स्लो प्रोसेस और कंडक्टिंग से हम क्या है करेंगे कि बाहर का और अंदर का जो टेम्परेचर है वो हम मेंटेन कर सकते हैं। दैट इज वाटर बाथ के अंदर डाल दिया था तो हम 11 डिग्री सेल्सियस पर एक आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। और आइसोथर्मल प्रोसेस भी कर्व होगा और वो इस ए पॉइंट से नीचे क्यों रहेगा, बस ये चीज़ हमको यहाँ पर जाननी है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि आपका कर्व आपका ऊपर की तरफ रहता है, और जो आइसोथर्मल प्रोसेस है जब उसके अंदर एक्सपेंशन होता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस का जो आपका कर्व होता है वो ऊपर की तरफ रहता है, ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं गिरता। तो इट इज़ लाइक कि बस हमको ए और एफ के अंदर ये पता करना है कि यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर है वो ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ पर हमको पता है कि सर ए पॉइंट पर जो आपका टेम्परेचर है दैट इज़ 300 केल्विन और वीकेंड से 27 डिग्री सेल्सियस। और अगर एफ पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आइसोथर्मल है और यहाँ पर भी 11 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं सी पॉइंट पर वो आया था वाटर बाथ के कॉन्टेक्ट में। तो ये 11 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आपका मेंटेन है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर आपका नीचे डाउन ही होना चाहिए। और सेम वॉल्यूम पर अगर आपका टेम्परेचर कम है तो फिर प्रेशर भी कम दिखाना पड़ेगा। तो ये ग्राफ सबसे पहले तो बिल्कुल क्लिक कर जाता है कहानी से और ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बाकी के आपके जो ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो थोड़े कैलकुलेशन के हैं, जैसे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए दैट इज़ डेल्टा यू, जिसका फॉर्मूला हमको पता है, राइट। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू F/2 NR डेल्टा टी। तो कहीं ना कहीं पर हमको ये पता लग जाता है कि दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर हमको दे रखी है, नंबर ऑफ मोल्स हमको दे रखे हैं, आर के टर्म्स में हमको आंसर निकालना है और हमको चाहिए डेल्टा टी, ठीक है। कहाँ कहाँ पर हमको डेल्टा टी चाहिए, सर ए पॉइंट पर तो हमको टेम्परेचर पता है, अगर हमको बी पॉइंट पर टेम्परेचर मिल जाता है तो फिर हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करें, यानी कि पूरे प्रोसेस में कितना इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, तो फिर हमको एफ पॉइंट पर भी टेम्परेचर चाहिए और वो टेम्परेचर हमको पहले से पता है दैट इज़ 11 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका आसान ही पड़ता है। फिर उसके बाद बी स्टेट पर आपको बताना है कि प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है। लेट्स डिस्कस नाउ कि इसमें कुछ कैलकुलेशंस हमको करने होंगे। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि शुरुआत में जो आपका ए पॉइंट था वहाँ पर आपका जो प्रेशर था लेट सपोज वो पी नॉट था और जो आपका वॉल्यूम था वो वी नॉट था। अगर हम ए से बी की तरफ आते हैं और ये एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, यहाँ पर हमारे पास इधर की तरफ टेम्परेचर भी पता है हमको, शुरुआत में टी ए की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस दे रखी थी दैट इज 300 केल्विन, ओके।
और बी पॉइंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमको ये जरूर पता लग चुका था कि सर जो आपका वॉल्यूम है वो V0/3 हो चुका है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमको पता है कि सर T1V1 की पावर गामा-1 इज इक्वल टू T2V2 की पावर गामा-1, जिसमें गामा की वैल्यू हमारी 5/3 थी, 5/3 में से 1 जाएगा तो वो 2/3 हो जाएगा। तो हमारे पास शुरुआत में वॉल्यूम था V0, शुरुआत में हमारे पास टेम्परेचर था 300 केल्विन और ये हो जाएगा आपका 2/3। बाद में हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हमको निकालना है, बी पॉइंट पर हमको टेम्परेचर निकालना है और इधर की तरफ है आपका V0/3 की पावर 2/3, राइट। अगर हमको टीवी निकालना है तो हमको ये 3 की पावर 2/3 इधर मल्टीप्लाई करना होगा। सो टीवी इज इक्वल्स टू 300 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 2/3। अगर मैं 3 की पावर 2 को इसमें ले लेता हूँ तो ये 9 की पावर 1/3 ही बन जाता है और इन लोगों ने हमको 9 की पावर 1/3 का वैल्यू दे रखा है, अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट में देखना चाहें तो, ठीक है, दैट इज 2.08। अगर हम यहाँ पर 2.08 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो हमको यहाँ पर एक फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 624 केल्विन। ओके गाइज, ये चीज़ हमको समझ में आ गई। अब बड़ी आसानी से हम यहाँ पर डेल्टा यू की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि ए से लेके बी के प्रोसेस में डेल्टा यू की वैल्यू निकाली थी एंड दैट इज F/2 NR डेल्टा टी, दैट इज 3/2 इंटू 10 इंटू आर एंड दैट इज डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी की वैल्यू क्या रखेंगे सर, टी बी पर जो आपका यहाँ पर 624 है माइनस 300 कर देंगे, इससे हमको ये 324 मिल जाएगा और उसको हम यहाँ पर 15 आर से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट दी आंसर। यहाँ पर हमको एक आंसर मिल जाने वाला है और वो आंसर मिलता है अपन को बी ऑप्शन, टोटली मैच कर जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हम नेट चेंज इन द इंटरनल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, -240 आर। ये आंसर भी मैच कर जाता है और ये आंसर कैसे मैच करता है कि हमको ये पता लग जाता है कि टी ए पर तो टेम्परेचर कितना है सर, 300 केल्विन है और टी एफ पर जो आपका फाइनल पॉइंट है उस पर आपका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 11 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 प्लस 11 अगर हम यहाँ पर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 284 केल्विन। 284 केल्विन और 300 केल्विन के अंदर जो अंतर है वही चीज़ हम यहाँ पर डाल देंगे 16 इंटू 15 हमारे पास 240 जो होगा वो माइनस में आने वाला है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर है कम और वहाँ पर है टेम्परेचर ज़्यादा। तो बी ऑप्शन सही है, ए तो बिल्कुल सही है और सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही। जब हम प्रेशर और टेम्परेचर निकालते हैं बी पॉइंट पर तो हमको यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर है वो तो 624 केल्विन मिलता है, लेकिन प्रेशर की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फिर वो 2.08 टाइम्स नहीं मिलता है, इसलिए ये वाला आंसर सही नहीं है। सो दैट्स इट द क्वेश्चन। और ये कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, मॉडरेट क्वेश्चन था, शांति से करते तो बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ अपन को डेटा दे रखा है, कुछ रीडिंग्स दे रखी हैं, कुछ वायर वगैरह के बारे में बात कर रखी कि एक वायर 1 है जिसका डायमीटर 0.650 mm है और वायर 2 जो है उसका डायमीटर अननोन है। ओके फाइन। टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डी, हमको डी की वैल्यू निकालनी है। द डायमीटर्स ऑफ द 2 वायर्स आर मेजर्ड विद अ स्क्रू गेज, यानी कि हमको पता लग जाता है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट वाला क्वेश्चन है, राइट। The screw gauge has a pitch of 0.5 mm and there are 100 divisions, जिससे हमको ये पता लग जाता है कि इसका लीस्ट काउंट कितना है। ठीक है, तो इसका हम लीस्ट काउंट बोल सकते हैं कि वो 0.5 mm डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.005 mm के बराबर हो जाता है। ठीक है, दैट्स इट। नाउ हमको सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 दे रखे हैं। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द लीनियर स्केल इज 0.5 mm, यानी कि हमारे जो डिविजन्स मेन स्केल पे चलेंगे, जिसको लीनियर स्केल भी बोल देते हैं, वो 0.5 mm के हिसाब से चलेंगे। यानी कि एक पिच अगर हम करते हैं तो वो 0.5 mm ही बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही चलता है जितना कि पिच भी है। द टेबल शोज द रीडिंग ऑफ द लीनियर स्केल, ये यहाँ पर लीस्ट काउंट जैसा कुछ नहीं है, LC नहीं है, ये लीनियर स्केल की रीडिंग है और ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग है। अब हमको निकालना है डी का वैल्यू इन माइक्रोमीटर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके पास। अगर हमारे पास वायर 1 है और वायर 1 की जो रीडिंग है वो 0.5 आपकी लीनियर स्केल पर है और आपके पास एक सर्कुलर स्केल डिवीजन भी यहाँ पे दे रखा है, तो ये रीडिंग कितनी आएगी इसके अंदर, अगर इसके हिसाब से टोटल चलेंगे तो कितना आएगा। तो सर ये 0.5 mm के अंदर अगर मैं 42 इंटू लीस्ट काउंट से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और दैट इज 0.005 mm के बराबर,
ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसी रीडिंग आ रही है, लेकिन हमको ये पता है कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में से कुछ भी नहीं दिया, इसमें ज़ीरो एरर है या नहीं है। तो वो हमको ये देखना पड़ेगा कि इससे जो रीडिंग है और उसकी जो एक्चुअल रीडिंग है वो मैच कर रही है क्या। तो वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम 42 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पर ये 210 के हिसाब से हम देख लेते हैं और फिर 3 जीरो भी यहाँ पर रहते हैं, तो 0.21 हो जाता है। 0.21 को अगर मैं 0.5 से ऐड करता हूँ तो वो कितना रीडिंग आ रहा है? 0.71 mm, जो कि बिल्कुल भी सही रीडिंग नहीं है। सर एक्चुअल रीडिंग क्या है? इतनी। तो जब भी रीडिंग ज़्यादा दे रहे हैं, और वैसे भी हमको पता है कि जो भी हमारी ये चीज़ होती है उसमें से हमको ज़ीरो एरर माइनस करना पड़ता है, उससे हमको यहाँ पर एक्चुअल रीडिंग पता लगती है। इससे हमको ज़ीरो एरर के बारे में पता चल जाएगा, जो कि हमारे पास होगा कितना? 0.7 में से हमको 0.650 सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसके अंदर ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर 0 और यहाँ पे 0.060 विल बी दी एरर वी कैन से, है ना। ज़ीरो एरर यहाँ पर है और वो भी पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। तो सर बड़ी ही ईजिली अब हम क्या कर सकते हैं, वायर 2 के लिए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पे 1.5 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 95 है, यहाँ पे 95 लिख देंगे। इस तरीके की यहाँ पे रीडिंग हो जाएगी। उसमें से ज़ीरो एरर माइनस करते ही हमको क्या डी की वैल्यू मिल जाएगी? यस, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, 1.5 एंड 95, है ना। अगर हमारे पास d की वैल्यू हमको निकालनी है तो 1.5 तो mm हो गया है, उसके अंदर हम यहाँ पर 95 को लीस्ट काउंट दैट इज 0.005 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से हम ज़ीरो एरर को माइनस कर देंगे और वो ज़ीरो एरर कितनी थी? 0.060 के बराबर, ठीक है। जब इसका हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो आप ये देख सकते हैं 95 × 5 हम यहाँ पर देख लेते हैं कितना हो जाने वाला है, और ये हो जाएगा आपका 475 और यहाँ पे 0 है 0.475, है ना। तो 0.475 कितना हो गया है? 1.975, ठीक है। और उसमें से हमको 0.060 भी माइनस करना है, ठीक। तो इससे अपन को आंसर कितना मिल जाता है? इससे आंसर मिल जाता है 19 और फिर ये 6 इसमें माइनस करेंगे 15 एंड दैट विल बी दिस, ठीक है। ये किस में आएगा बच्चों? सर ये mm के अंदर आएगा, लेकिन फाइनल आंसर अपन को किस में चाहिए था? माइक्रोमीटर में चाहिए था। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पर माइक्रोमीटर के अंदर आंसर चाहिए। तो माइक्रोमीटर में आंसर अगर हम देंगे तो ये हो जाएगा 1915 माइक्रोमीटर के बराबर, ठीक है। दैट्स इट। तो ये एक ईजी क्वेश्चन था, जिसको भी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी है वो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कर सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर। इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का, ये बिल्कुल हम जानते हैं। और उसमें स्लिट विड्थ की कैलकुलेशन कुछ इस तरह से की गई है किसी इंस्ट्रूमेंट से। इज यूज्ड टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न। द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड द फर्स्ट मिनिमम इज मेजर्ड एज दिस। यहाँ पर एक एंगल का मेजरमेंट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपका ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है और जो फर्स्ट मिनिमम का जो हमारा एंगल होता है वो किस तरीके से डिफाइन होता है, जब a sin थीटा की वैल्यू किसके बराबर आती है? लैम्डा के बराबर। इतना तो हमको पता है। इसमें जो मेजरमेंट हो रहा है वो एक तो a के अंदर स्लिट विड्थ का मेजरमेंट हो रहा है, राइट, और एक हमारे थीटा का भी मेजरमेंट यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। लैम्डा की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल सकती है, लेकिन क्या हमको इसमें कुछ एरर्स वगैरह निकालने हैं? तो बिल्कुल यस। द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर होता है आपका डेल्टा, जो भी हमको चाहिए वेवलेंथ, तो डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा, राइट। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बहुत बड़ा एरर नहीं है, यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि इतना कोई बहुत ज़्यादा बड़ा एरर नहीं लग रहा है। तो हम इसको यहाँ पर किस तरह से ले सकते हैं कि ये जो लैम्डा है ये दो क्वांटिटी का बोला जा सकता है कि एक फंक्शन है, जिसके अंदर डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा को हम डेल्टा ए बाय ए लिख सकते हैं, और इसी को ही हम डेल्टा ऑफ साइन थीटा बाय साइन थीटा लिखा जा सकता है। इसमें देखो ये अच्छे लोग हैं, साइन थीटा की वैल्यू साइन 2 डिग्री की वैल्यू भी हमको दे रखी है, तो इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। सर डेल्टा साइन थीटा का क्या करें? देखिए अगर यहाँ पर आपके साइन थीटा की खुद की वैल्यू बहुत छोटी है तो उसमें जो हम यहाँ पर अंतर कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होकर, तो हम इसको कॉस थीटा डी थीटा या कॉस थीटा डेल्टा थीटा जैसा कुछ लिख सकते हैं, जिसमें से डेल्टा ए की वैल्यू तो आप देख सकते हैं कि 0.002 हो जाएगी,
और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 0.016। अगर हम यहाँ पर इसके अंदर प्लस करते हैं और यहाँ पर हमारे पास cos 2 डिग्री और यहाँ पर हमारे पास एक डेल्टा थीटा का टर्म, डी थीटा का टर्म और साइन थीटा की वैल्यू तो हमको पता ही है सर कि 0.035 है, ये लिख देते हैं। जब हम cos 2 डिग्री यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत ही मिनिमम सा 1 के आसपास पहुँचेगा, तो हम बोल सकते हैं कि cos 2 डिग्री की वैल्यू को आप 1 घोषित कर दीजिए। अब हम डेल्टा थीटा के बारे में बात करते हैं जो कि आपका है 40 मिनट्स, ठीक है। 40 मिनट्स को अगर मैं 60 से डिवाइड कर देता हूँ दैट विल बी 2/3 डिग्री, लेकिन हमको इसको ऐसा यूनिट यानी कि रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 2/3 इंटू पाई अपॉन 180 के बराबर, ठीक। जब इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 0.0116 जैसा कुछ आता है, ठीक है। 0.0116 के बराबर आता है। ये वैल्यू यहाँ पर अगर हम पुट कर देते हैं, इसका अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर फाइनली 0.47 के आसपास आता है। तो ये वाला क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। आई विल चेक दिस, है ना। 0.47 ही मेरे हिसाब से इसका आंसर आता है आफ्टर द कैलकुलेशन, 0.46 टू बी प्रिसाइज, ठीक है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर इसको 0.46 के आसपास आ जाता है, ठीक। दिस इज योर आंसर। Okay, so it is a simple question. Moving on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहीं ना कहीं पे रिफ्रैक्शंस वगैरह ऐसा कुछ दे रखे हैं, यानी कि ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ये लग रहा है। चलो पढ़ते हैं। एज शोन इन द फिगर अ रे ए बी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट enters from water of refractive index NW 4/3 into a medium of the refractive index 4/√3 after passing through a glass plate of the refractive index 1.5। यहाँ पर हमको एक ग्लास प्लेट सी दिखाई दे रही है जो कि 1.5 का है। जब यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है तो वो 4/3 वाले मीडियम से जा रही है, लेकिन वापस से 4/3 में ही एंटर कर रही है और फाइनली एक बाउंड्री से टकराती है जिसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 से अलग है और वो 4/√3 है। ठीक है सर, अभी तक की कहानी समझ आ गई। एट अ पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल आई द रिफ्लेक्टेड रे सी डी इज पोलराइज्ड। जब भी आपकी कोई रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज्ड है, इस तरीके से जो भी रिफ्लेक्शन होकर हो रहा है, तो वो हमको ब्रूस्टर एंगल का कॉन्सेप्ट बताता है। हालांकि इन्होंने यहाँ पे सी डी को पोलराइज बोला है, लेकिन ये पोलराइज तभी हो सकती है बच्चों जब यहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज हो, क्योंकि रिफ्रैक्शन में तो पोलराइजेशन हो नहीं रहा, क्योंकि ये वाली लाइट रिफ्लेक्ट ही कर रही है बस और इधर की तरफ आ रही है। यानी कि ये वाली लाइट भी क्या होनी चाहिए, पोलराइज होनी चाहिए, जिसके लिए ये वाला एंगल क्या होना चाहिए सर, ब्रूस्टर एंगल होना चाहिए, राइट। और ब्रूस्टर एंगल निकालने के लिए हमको पता है कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, एक ऐसा इंसिडेंट एंगल जो कि ब्रूस्टर एंगल बनाता है और ये रिफ्लेक्ट होके पोलराइज हो जाता है, तो हमको 10b की वैल्यू μ2/μ1 से मिल जाती है। तो हम भी यहाँ पर आमने सामने वाला मीडियम जो है वो 4/√3 है और आने वाला मीडियम कितना है, 4/3 है। इससे हमको इसकी वैल्यू कितनी मिलती है, √3, जिससे हमको b की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 60 डिग्री। ओके फाइन। तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि भाई b की वैल्यू यहाँ पर हमको निकालनी है। b की वैल्यू और i की वैल्यू सेम क्यों हो जाएगी, क्योंकि सर ये वाला मीडियम भी कितना है, 4/3 और ये वाला मीडियम भी 4/3। यहाँ से लेके यहाँ तक रिफ्रैक्शन भी लगाया जा सकता है, दैट इज 4/3 साइन i इज इक्वल टू, और यहाँ वाला भी कितना है, 4/3 मीडियम है, तो 4/3 साइन b। 4/3 से 4/3 और i और b बराबर होने चाहिए, यानी कि इसका आंसर कितना है, 60 डिग्री के बराबर। क्या हमको इसका आंसर डिग्रीज में ही देना है, यस, दैट्स द राइट आंसर। तो अगेन ये जो है कॉन्सेप्चुअली हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन एक बार को यकीन भी नहीं होता कि क्या सच में केवल इतना सा लॉजिक लगाना कि ये वाली लाइट पोलराइज होने के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट को पोलराइज होना जरूरी है उस वाले बाउंड्री से, राइट। बस इतना सा अगर हमको पता होता तो ये क्वेश्चन भी बड़ी ही जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमको यहाँ पे सर्किट थ्योरी पर बेस्ड कोई क्वेश्चन लग रहा है। आइए देख रहे हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। एज शोन इन द फिगर द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर कैन बी फाउंड बाय द हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। यस, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके अंदर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालने का तरीका बताया जाता है। हियर द रेजिस्टेंस R2
R2 यहाँ पर दे रखा है, जो कि की के साथ में अटैच करके इसके अंदर हम डिफ्लेक्शन को हाफ करते हैं। सही, डिफ्लेक्शन को हाफ करने का तरीका क्या है वो भी जी एडवांस ने यहाँ पर समझाया है, ध्यान से देखना। हियर द रेजिस्टेंस R2 is adjusted such that when the key K is closed, the deflection in the galvanometer becomes half of the value as compared to when the K is open। मैं बड़े ही सीधे शब्दों में आपको ये चीज़ समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि ये वाला सर्किट नहीं है, ठीक है, ये वाला सर्किट नहीं है। क्या ये सर्किट क्लोज दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर। क्या इसके अंदर कोई ना कोई करंट जा रहा होगा? हाँ सर, बिल्कुल जा रहा होगा। वो जो करंट यहाँ पर जा रहा है, अगर उसकी मेजर कितनी है? आई। अगर वो आई है तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि अब इसके अंदर डिफ्लेक्शन आधा करने के लिए करंट कितना हो जाना चाहिए? I/2, पहले वाले I का आधा हो जाना चाहिए। अगर ये कनेक्ट हो जाए तो जैसे ही ये R2 कनेक्ट होता है और ये जो G और ये R2 पैरेलल में आ जाते हैं, फिर सर्किट के अंदर फिर से हम करंट की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से जो टोटल करंट आता है और इधर जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमको क्या दे रखा है? 6 ओम के बराबर। R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 ओम के बराबर। तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस अगर 6 है और यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका 4 है, तो क्या आने वाले करंट का रेशो बड़ी आसानी से निकाल कर मैं यहाँ पे करंट निकाल सकता हूँ? यस। और उसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर वो पहले वाला जो आपका करंट था ना I, जब ये नहीं था, उसका ये आधा होना चाहिए। तो ये हम हमारे नोट्स के अंदर बताते हैं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। इसका एक फॉर्मूला भी है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है कि जो आपका G का गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो R इंटू एस, एस मतलब कि जो इसके शंट में लगा रहे हैं जो कि है R2 अपॉन यहाँ पर R माइनस एस जैसा हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये देखने को मिलता है। इससे आपको तुरंत R की वैल्यू मिल जाएगी। G की वैल्यू कितनी है? सर G की वैल्यू यहाँ पर 6 दे रखी है। R की वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी है। S की वैल्यू यानी जो शंट R2 है उसकी वैल्यू 4 दे रखी है, तो R इंटू 4 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा R माइनस 4, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये 6R माइनस ये हो जाएगा आपका 24, इधर की तरफ 4R, ठीक है। और इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो 2R इज इक्वल्स टू 24। सो R की वैल्यू कितनी हो जाती है? 12। इस तरह से निकाला जा सकता है। फाइनली हमको यहाँ पर असल में करंट निकालना है जब ये हाफ डिफ्लेक्शन वाली चीज़ आ रही है और R1 से कितना करंट जा रहा है। इसका मतलब है इसको पूरे सर्किट को ही सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो कितना है दोस्तों? 6। इसका रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों? 4। क्या इसका रेजिस्टेंस मुझे 12 मिल गया है? हाँ। तो ये जो 6 और 12 है इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं पैरेलल में तो ये हो जाता है 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4 के बराबर, दैट इज़ 2.4। ओके। अब यहाँ पर ये जो 12 है उसके साथ में ये सीरीज़ में ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 14.4। और जो करंट की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 10 अपॉन 14.4 के बराबर। और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं एम्पियर के अंदर। एम्पियर में कैलकुलेट करने के बाद जब इसको हमको लेना है फाइनली किस में? मिली एम्पियर में। सो फाइनली हमारे यहाँ पर आंसर जो आता है वो आता है आपका आई थिंक 624.44। लेट मी चेक, 694, सॉरी। ओके, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती है 694 और ये हो जाएगा आपका पॉइंट में, राइट। अगर हम इसमें बात करते हैं मिली एम्पियर में तो ये आपको 0.694 देता है एंड दिस विल बी 44, ऐसे चलता रहता है इसमें ना, 694.44। अगर 2 डेसिमल प्लेस हमको यहाँ पे देने होंगे तो ऐसा देना पड़ेगा एंड ये हो जाएगा अपना आंसर 694.44 इन मिली एम्पियर, ठीक। तो बच्चों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारे पास में यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। इसके अंदर हम लोगों से बोला गया है कि हमारे पास में एसआई यूनिट सिस्टम के अंदर, जैसे अगर हम लोग बात करें एसआई यूनिट ऑफ अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हम लोगों को दे रखी है। हमसे बोला है कि अगर मास और लेंथ और टाइम और करंट की जो यूनिट है वो 5 टाइम्स हो जाए सबकी, तो नए यूनिट सिस्टम के अंदर ऐसा यूनिट ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितनी होगी। तो चलो एक काम करते हैं, हम इसकी यूनिट्स को जैसे अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को इन चारों की टर्म्स में लिख लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि मुझे एक फॉर्मूला पता है, C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला इससे बनाना है तो मैं ये लिख सकता हूँ अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू
1/c और म्यू नॉट तो आ ही गया हमारे पास में, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं मैं, तो ये हो गया मेरे पास में एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, जब अंदर जाएगा तो ये आ गया मेरे पास में रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं 1/c इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर हम लोग इन दोनों को यूज करके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहें तो ये आ जाएगा मेरे पास में, जैसे c स्पीड ऑफ लाइट होती है, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इनटू एप्सिलॉन नॉट का अगर हम मुझे यूनिट लिखना हो तो मैं फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज करूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 एप्सिलॉन नॉट चाहिए मेरे को, तो 1 एप्सिलॉन नॉट हो गया F इंटू आर स्क्वायर अपॉन चार्ज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से यूनिट बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 एप्सिलॉन नॉट का kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स का हो गया, इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन चार्ज को मैं एम्पियर इंटू सेकेंड लिख देता हूँ और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये बन गया मेरे पास में kg और kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन ये सेकंड से 1 सेकंड यहाँ का चला जाएगा, तो ये आ गया भाई मेरे पास में एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड का क्यूब। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से एमकेएस यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब अगर मेरे से बोला जाए कि इसकी ऐसा यूनिट अभी ये है, ठीक है, अभी यूनिट ये है हमारे पास में, इसको मैं यू बोल देता हूँ। ठीक है, यू बोल देता हूँ, तो नए यूनिट सिस्टम के अंदर यू डैश इज इक्वल टू मास को मैं 5 टाइम्स ऑफ कर रहा हूँ, लेंथ को मैं कर रहा हूँ 5 स्क्वायर अपॉन एम्पियर को कर रहा हूँ 5 एम्पियर का स्क्वायर इनटू ये आ गया मेरे पास में 5 सेकेंड का क्यूब। ठीक है, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/25 टाइम्स ऑफ पुरानी यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास में अगर यूनिट 1/25 टाइम्स हो गई, तो अगर हम लोग से पूछा जाए मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 SI यूनिट का, तो मैं बोलूँगा मैग्नीट्यूड ऑफ 1 SI यूनिट इज इक्वल टू 25 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में 25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास में पैराग्राफ नंबर 15 एंड 16 है। ये क्वेश्चन जो है हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स और कैपेसिटर दोनों का कॉम्बिनेशन है। हम लोगों से बोला हुआ है कि यहाँ पर एक टैंक है, ये जो टैंक दे रखा है, इस टैंक के ऊपर 2 मेटेलिक प्लेट्स हम लोगों को दे रखी है। अब अगर हम लोगों से पूछा जाए कि भाई इसमें एक होल कर दिया, इस मेटेलिक प्लेट की डायमेंशन है 1 मीटर और ब्रेथ भी इसकी 1 मीटर है और हाइट 2 मीटर है, ये एक टैंक हो गया। ठीक है, इसको अगले उसमें देखते हैं हम लोग। हमसे बोला हुआ है इस तरह से, ये एक मेटेलिक प्लेट है M1 और ये भी एक मेटेलिक प्लेट है M2। यहाँ पर हमने एक टैंक लगा दिया है। ठीक है, टैंक की हाइट है हमारे पास में 2 मीटर और इसकी टोटल विड्थ जो है वो 2 मीटर है, लेकिन बीच में हमने एक पार्टीशन लगाया है, तो ये टैंक 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 मीटर एंड 1 मीटर। इस वाले टैंक के अंदर पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ है, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 15 और इसके अंदर वैक्यूम है। ठीक है, अच्छा, इसकी ब्रेथ जो है वो 1 मीटर है। अब हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक होल कर रखा है। ये जो होल है ना, इस होल का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोगों को दे रखा है अंडर रूट, एक बार डेटा देख लेते हैं। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको दे रखा है मैं अंडर रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अंडर रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अब हमसे बोला है कि भाई जब ये लिक्विड इस होल के थ्रू बाहर आएगा तो ये लिक्विड यहाँ से खाली होकर इस चैम्बर में भरने लगेगा। तो हमसे पूछा है कि भाई बताओ 500 सेकेंड के बाद में इस लेफ्ट वाले चैम्बर के अंदर कितना लिक्विड बाकी रह जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड का कुछ पोर्शन इधर से निकलकर इधर आ गया है। तो मान लेते हैं ये कितना भर चुका है, ये x भर चुका है, ये x भर चुका है, तो ये यहां से x खाली हो गया होगा। अगर ये यहां पर x खाली हो गया है, ठीक है, जैसे हम लोग बोले कि यहां पर x खाली हो गया तो इसकी हाइट कितनी बची है, 2 - x, ठीक है। और हमें ये पता है कि जब ये 2 - x हाइट बची होगी तो ये लिक्विड जो होगा किसी ना किसी वेलोसिटी से इसके अंदर फ्लो कर रहा होगा। हमें पता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम लोगों ने बर्नौलीज प्रिंसिपल के अंदर देखा है कि किसी कंटेनर के अंदर होल कर दिया जाए तो उससे पानी जो है यू वेलोसिटी से निकलता है। अगर ये पानी यू वेलोसिटी से निकल रहा है तो ये सरफेस भी नीचे आ रही होगी किसी v1 वेलोसिटी से। तो हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल और कंटिन्यूटीज इक्वेशन लगाकर यहाँ पर ये वेलोसिटी पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, टैंक का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोगों को पता है 1 × 1, 1 इसकी विड्थ है, 1 इसकी ब्रेथ है, तो इसका एरिया हो गया 1 × 1 और इस होल का एरिया हम लोगों को दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा लेते हैं, A × U क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कैपिटल A × V1। तो यहाँ पर हमारे पास में V1 की वैल्यू आ गई स्मॉल a बाई कैपिटल A × U, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरी हम लोग यहाँ से यहाँ तक बर्नौलीज थ्योरम लगा लेंगे। बर्नौलीज थ्योरम लिखने के लिए यहाँ का प्रेशर जो है हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है एटमॉस्फेरिक है, यहाँ का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इस जगह का हम लोगों को अगर प्रेशर लिखना हो तो यहाँ का प्रेशर बहुत इजीली लिखा जा सकता है, वो हो जाएगा मेरे पास में P0 + ρgx, ठीक है। तो इस पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के बीच में बर्नौलीज थ्योरम लिखे तो यहाँ का प्रेशर P0 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो v1² प्लस हाइट होगी इसकी ρg2 - x इज इक्वल टू, अगर हम इधर के लिए लिखे तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा हमारे पास में P0 प्लस ρgx, काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पर हाफ ρu², और पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो वो 0 आएगी, ठीक है। तो P0 से P0 कैंसिल हो गया, ठीक, और रो से सभी जगह का बाकी बचा रो कैंसिल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा V1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देता हूँ, इसको इधर लेके चले जाए, इसको इधर लेके चले जाए तो ये आ जाएगा मेरे पास, रो तो कैंसिल हो ही गया, तो ये आ गया भाई हमारे पास 2g2 - 2x इज इक्वल टू u² माइनस a² बाई u कैपिटल A²। यहाँ से मैंने V1 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी u², तो u इज इक्वल टू आ गया मेरे पास में अंडर रूट, यहाँ से 2 कॉमन निकाल ले, 4g1 - x डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्मॉल a कैपिटल A का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेशन देखें a इज वेरी लेस देन कैपिटल A, तो इस वेलोसिटी को लिख सकते हैं अंडर रूट 4g1 - x, ठीक है। तो ये जो पानी किस रेट से आ रहा है, किस वेलोसिटी से आ रहा है, अंडर रूट 4g1 - x। जब ये पानी इस रेट से भर रहा है तो मैं बोलूँगा कि पानी बाहर आ रहा है तो वॉल्यूम इसके अंदर ऐड हो रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो वॉल्यूम ऐड हुआ, मान लेते हैं d वॉल्यूम यहाँ पर पानी एंटर किया, यहाँ पर d वॉल्यूम पानी एंटर किया, तो d वॉल्यूम पानी एंटर करने से यहाँ की हाइट जो है वो dx इंक्रीज हो गई। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो पानी एंटर किया d वॉल्यूम वो आ जाएगा मेरे पास में क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू dx। ये हाइट क्रॉस, इतना सा पानी ऐड हुआ इसमें dd टाइम में। तो अगर मैं बोलूँ किससे कितना पानी एंटर किया तो d वॉल्यूम लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ का और लेंथ u इंटू dt, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू dx, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें a इंटू dx हो गया, हम इसको देख सकते हैं आगे, u की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं और a की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में अंडर रूट 10, ये दे रखा है, और इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 10 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर में। तो इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 10⁻⁻⁴। तो यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन चेक की जाए तो ये आ जाएगा मेरे पास में
रूट 10 इंटू 10 टू द पावर -4 अंडर रूट 4g 1 माइनस एक्स इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। क्लियर? अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इधर पहुंचा देते हैं, 4g बाहर आएगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में 20, g की वैल्यू 10 रख देंगे, 20 इंटू 10 टू द पावर -4 डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इंटीग्रेट करेंगे t इज इक्वल टू 0 पर, जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं t इज इक्वल टू 0 पर ये पूरा खाली था तो x इज इक्वल टू 0 रहेगा, और t इज इक्वल टू 500 सेकेंड पे कितना भर गया होगा वो हमें पता करना है। तो हम लोग लिखेंगे t इज इक्वल टू 0 पर x 0 था और t इज इक्वल टू t पर ये h भर गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और t की वैल्यू 500 है, इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख सकता हूँ -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। लिमिट रख देता हूँ यहाँ पर 0 से h। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास में 1/2 के अप्रॉक्स आ जाए इक्वल आ जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 1/2 आ गया, माइनस अंदर जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एच हो गया, तो अंडर रूट 1 माइनस एच इज इक्वल टू 1/2 हो गया, स्क्वायर किया 1 माइनस एच इज इक्वल टू 1/4, h इज इक्वल टू आ गया 3/4। 3/4 मीटर हाइट बढ़ जाएगा। कौन सा वाला बढ़ जाएगा? हमारे पास में ये वाला कंटेनर जो है वो 3/4 मीटर भर जाएगा। तो ये जो 3/4 है ये 2 मीटर में से 3/4 इधर रह गया, तो इधर जो आ जाएगा हमारे पास में 5/4 मीटर रह जाएगा। तो हमसे बोला है कि लेफ्ट वाले कंटेनर के अंदर कितनी हाइट का लिक्विड होगा, तो वो जाएगा 5/4 मीटर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा हाइट इज इक्वल टू 5/4 मीटर इन लेफ्ट कंटेनर, तो 1.25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास से क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था, फर्स्ट पार्ट पूछा गया था इसमें। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 15 की बात की थी। अगर हम लोग इसके सेकेंड पार्ट की बात करें, हमसे बोला है सेकेंड पार्ट the difference in the capacitance between the metal plates at t is equal to 0 and t is equal to 500। हमसे बोला है कि t is equal to 0 पर तो ये लिक्विड पूरा भरा हुआ था, ये खाली था, तो जब कितना कैपेसिटेंस आ रहा है, क्योंकि ये दोनों मेटल प्लेट्स है तो, और मेटल प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है तो इसका कैपेसिटेंस भी रहेगा। ठीक है, तो पहले कितना कैपेसिटेंस आ रहा था और 500 सेकेंड पर कितना कैपेसिटेंस आ रहा था उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 की बात करें तो t इज इक्वल टू 0 पर इसके अंदर दो डाइलेक्ट्रिक मान लेते हैं, एक की लेंथ 1 मीटर और दूसरा डाइलेक्ट्रिक ये पूरा भरा हुआ था t इज इक्वल टू 0 पर, और कितने मीडियम से भरा हुआ था 15 के से, और ये वैक्यूम इसके अंदर थी, इसकी जो हाइट हो गई वो 2 मीटर हो गई। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2 और प्लेट के अंदर दो डाइलेक्ट्रिक है, तो मैं वो देख सकता हूं कि दोनों कैपेसिटेंस जो है हमारे पास में, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक से देखूं तो मेरे पास में ये दो कैपेसिटर है और दोनों कैपेसिटर पैरेलल के अंदर है। एक के अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है 15 का और एक के अंदर वैक्यूम है। अच्छा, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये मेटल प्लेट है तो मेटल प्लेट की विड्थ हो गई 1 और ब्रेथ हो गई 1, तो 1 1 तो एरिया हो जाएगा हमारे पास में 1 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, और डी सेपरेशन हो गया 2 मीटर दोनों का। तो इसका जो कैपेसिटेंस आएगा C1 वो बोल सकते हैं एप्सिलॉन R A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और इसका जो कैपेसिटेंस आएगा C2 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, सेपरेशन दोनों का सेम है, ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा इनिशियली एप्सिलॉन R, दोनों को ऐड कर दो C1 प्लस C2 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो एप्सिलॉन R की वैल्यू 15 प्लस 1 एरिया 1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाई 2, तो ये हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इनिशियली तो इसका जो कैपेसिटेंस था वो 8 एप्सिलॉन नॉट था, लेकिन जब 500 सेकंड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 500 सेकंड पर अगर हम लोग देखें 500 सेकंड पे सिचुएशन इस तरह से थी कि ये मेटल प्लेट्स हैं और इसके अंदर जो लिक्विड है वो
एक में से कुछ खाली हो चुका है और दूसरे के अंदर भर चुका है। जैसे इसके अंदर ये खाली हुआ है तो ये हमारे पास में खाली होकर ये हाइट रह गई हमारे पास में 5/4 मीटर, ठीक है। और 3/4 यहाँ से खाली हो चुका है और इधर ये जो भर चुका है वो 3/4 मीटर भर चुका है और इधर से खाली रहेगा 5/4 मीटर। तो मैं देख सकता हूँ कि अभी भी अगर इसके कैपेसिटेंस से देखा जाए, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर 4 कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं। देखो ये अपने आप में एक कैपेसिटर है जिसमें भी आधे में डाइलेक्ट्रिक भरा है, आधे में डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा हुआ है, ठीक है। दूसरा ये अपने आप में एक कैपेसिटर है जिसमें भी आधे में डाइलेक्ट्रिक भरा है, आधे में डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा हुआ है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि मेरे को यहाँ पर 4 कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में है इस तरह से और इधर ये दोनों भी सीरीज में है, ठीक है। अभी ये दोनों सीरीज में है तो इनका जो सेपरेशन है वो 3/4 है और इसका है 5/4। 5/4 के अंदर मीडियम भरा हुआ है और इधर खाली वाला है 5/4 और भरा हुआ है 3/4, ठीक है। क्लियर है। तो इसके कैपेसिटेंस हम बोल सकते हैं ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल। तो हम लोग यहाँ पर इसको कैपेसिटेंस को C1 बोल दे, इसको C2 बोल दे, इसको C3, इसको C4। तो यहाँ पर इन दोनों का कैपेसिटेंस हम लोग इजीली लिख सकते हैं। तो मैं बोलूँगा लेफ्ट ब्रांच का इक्विवेलेंट, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C इक्विवेलेंट इन लेफ्ट ब्रांच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट। एरिया तो सबका सेम ही है ना, लेकिन सेपरेशन हो गया यहाँ पर 3/4 इंटू C2 हो गया मेरे पास में एप्सिलॉन R A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5/4, तो इंटू 4 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, तो 4A एप्सिलॉन नॉट बाई 3 प्लस एप्सिलॉन R A एप्सिलॉन नॉट बाई 5 इंटू 4। थोड़ा सा अगर हम लोग सोचे कैलकुलेट करें तो यहाँ पर कुछ टर्म्स जो होगी वो कैंसिल हो जाएगी। जैसे ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये A एप्सिलॉन नॉट यहाँ से ये चला गया, ठीक है। और एप्सिलॉन R की वैल्यू 15 है तो 15 और इससे ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास में बच गया 4A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास में हो जाएगा 15 बन गया, ये 5 प्लस 15 45 50/15, तो ये आ गया 60/50। A की वैल्यू 1 एप्सिलॉन नॉट। ये तो लेफ्ट वाले का आ गया। अच्छा, इसी तरह से मैं राइट वाले को सॉल्व करूंगा, C इक्विवेलेंट राइट, तो ये आ जाएगा मेरे पास में C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4। इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर जो आ जाएगा हमारे पास में, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास में C3 की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट 4/5 इंटू दूसरे की आएगी 15 इंटू 4A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 4A एप्सिलॉन नॉट बाई 5 प्लस 15 इंटू 4A एप्सिलॉन नॉट बाई 3। यहाँ से हम लोग ये कैंसिल हो गया, 4 कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि ये आ गया 4 और 60 एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये आ जाएगा मेरे पास में 78। तो ये दूसरे का आ गया लेफ्ट और राइट का। तो नेट कैपेसिटेंस जो आ जाएगा मेरे पास में C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, तो 60/50 या 6/5 एप्सिलॉन नॉट प्लस 60/78 एप्सिलॉन नॉट। ये तो फाइनल हो गया, ठीक है। और इनिशियल हम लोगों को दे रखा था, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें हमारे पास में डेल्टा C कितना होगा, C इनिशियल माइनस C फाइनल। तो ये तो 8 एप्सिलॉन नॉट हो गया, माइनस जो हमारे पास में फाइनल आया है 6/5 और 60/78, तो ये आ जाएगा 6/5 प्लस 60/78 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल ले तो 8 माइनस 66/5 प्लस 60/78 एप्सिलॉन नॉट।
तो ये हमारे पास में n की वैल्यू हमें मिल जाती है, यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का, और कॉलिजन इसमें मिक्स कर रखा है। हम लोगों को बोला गया है यहाँ पर कि एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो है m मास का पार्टिकल है और u वेलोसिटी से आकर इससे टकराता है। टकराने के बाद में ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल टक्कर करके यहां से नीचे की तरफ v वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देता। v की वैल्यू 90 है और u की वैल्यू 100 है। ठीक है, टक्कर के बाद ये नीचे चला जाएगा, इम्पैक्ट के कारण डिस्क घूमने लग जाएगी ओमेगा से। हमसे पूछा है कि डिस्क घूम के कितनी हाइट गेन करेगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जब ये पार्टिकल इससे टकराया तो हम लोग बोल सकते हैं c के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तो हम लोग इस पॉइंट c के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जैसे ये डिस्क है और डिस्क इसके अबाउट हिंज है। डिस्क का जो मास हम लोगों को दे रखा है कैपिटल M मान लेते हैं, और ये पार्टिकल स्मॉल m मास का है, u वेलोसिटी से आ रहा है और यहाँ पर टकरा रहा है। ठीक है, ये एंगल हो गया हमारे पास में 45 डिग्री। ठीक, जब ये इससे टकराया, टक्कर के बाद में ये पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करने लग गया इस तरह से v वेलोसिटी से, और v वेलोसिटी हो गया है ना, और ये 45 डिग्री हो गया। तो ये इसके अबाउट घूम रहा है। हम लोग इस c पॉइंट के अबाउट AMC लगा देते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट c। ये डिस्क है। ठीक है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस डिस्क का 0 है और पार्टिकल का आएगा mu, और इसके लाइन ऑफ एक्शन की इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये आ जाएगी r1 + 1/√2। ठीक है, तो ये आ जाएगा MUR1 + 1/√2। ये तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया। फाइनल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो डिस्क भी घूम रही है, पार्टिकल भी घूम रहा है। अभी ये पार्टिकल नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इस पॉइंट से इसके लाइन ऑफ मोशन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, और इस डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूँ r/√2। तो ये आ जाएगा mv × r/√2 प्लस डिस्क के लिए देखें तो इसके अबाउट हो जाएगा 3/2 mr² × ओमेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जब डेटा पुट करते हैं तो ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग। ओमेगा की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में वो आ जाएगी 7.14 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर, डेटा पुट करने पर ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमसे पूछा है कि डिस्क जो है घूमकर कितनी हाइट पर रुकेगी। तो जब ये डिस्क यहाँ से घूमकर मान लेते हैं थीटा एंगल तक घूम जाती है, हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि ये जो डिस्क है पहले थी, और मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर है ना ये कुछ डेल्टा H डिस्प्लेस होकर रुक जाता है। तो हम लोग इनिशियल से फाइनल तक एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। तो मैं बोलूँगा कि इनिशियली इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी ½ I ω², वो सारी की सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी mg × ΔH। तो लिख सकता हूँ ½ I हो जाएगा 3/2 mr² × ω² इज इक्वल टू mg × ΔH। तो m से m कैंसिल हो गया। यहाँ पर सॉल्व करेंगे वैल्यू डाल के तो ये समथिंग 0.15 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में हाइट आ गई। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हम लोगों से पूछा गया है, आगे पढ़ते अपन। हमसे बोला गया अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस इन द कॉलिजन। कॉलिजन में कितनी एनर्जी का लॉस हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉलिजन से पहले जो एनर्जी थी वो एनर्जी केवल पार्टिकल के पास में थी, और वो पार्टिकल के पास थी ½ mu²। लेकिन जब कॉलिजन हो गई तो कॉलिजन होने के बाद में ये डिस्क भी घूम रही है ओमेगा से, और पार्टिकल जा रहा है v वेलोसिटी से नीचे। तो फाइनल एनर्जी पार्टिकल के पास में ½ mv² प्लस डिस्क के पास में ½ I ω²। तो हमसे पूछा कि एनर्जी का लॉस कितना हुआ। तो लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू कोलिजन के पहले एनर्जी, कोलिजन के पहले एनर्जी थी ½ mu² माइनस कोलिजन के बाद
बाद जो एनर्जी रहेगी, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा हमारे पास में, वो लॉस आ जाएगा। ओमेगा हम लोगों ने पता कर लिया है, बाकी सारा डेटा दिया हुआ है, तो इससे हमारे पास में लॉस आ जाएगा।